जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी सेकंड जो बुक है इंडिया वाली, उसके फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अब एक चीज बता दूं, हो सकता है आपके दिमाग में आए भी सर फर्स्ट बुक चलाते चलाते सीधे ही सेकंड बुक पर कैसे आ गए। तो मैंने ये प्लान किया है भी जो चैप्टर या यूनिट फर्स्ट और सेकंड बुक दोनों में जो आपस में को रिलेट है, उन चैप्टर को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है आपका फर्स्ट बुक का, वो विश्व जनसंख्या से संबंधित है, जहां हमने मेन कंसेप्ट है वो सीख लिए हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। और आपकी जो सेकंड बुक है उसका पहला और दूसरा चैप्टर भी पॉपुलेशन और प्रवास से रिलेटेड है। तो वो दोनों चैप्टर, दूसरा तीसरा फर्स्ट बुक का और सेकंड बुक का पहला और दूसरा चैप्टर है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके बाद मैं सीधा ही इस चैप्टर को करवा रहा हूं। उसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे, फिर वापस फर्स्ट बुक का एक चैप्टर करेंगे और फिर वापस सेकंड बुक का एक चैप्टर करेंगे। ये प्रक्रिया है वो रिवीजन के दौरान अपनी रहेगी। तो फर्स्ट चैप्टर है भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला। और इस चैप्टर को हम एक एक और 1.5 नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भी भारत में जनगणना है वो कब होती है। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। दूसरा प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। एक प्रश्न यहां और बनता है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई। 1881 में। पहली जो 1872 में हुई वो थोड़े इलाके में हुई, जबकि पूरे भारत में पहली बार जो जनगणना है वो 1881 में हुई। तो ये 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद में 2011 की जो जनगणना हुई वो हमारे सिलेबस में है, और उसका भी फाइनल डाटा नहीं, अंतरिम जो डाटा है वो हमारे सिलेबस में है। तो 2011 में भारत की जो जनगणना है वो है 121 करोड़। पूरी दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो यूपी की है, यानी उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का नाम है वो आता है। और आपको अच्छे से पता है भी भारत के जो उत्तरी मैदान है, पूर्वी तट है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पर पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा मिलती है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो हम फर्स्ट बुक में ही पढ़ चुके हैं, तो यहां उनके बारे में अब कोई उल्लेख करने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद में अगला बिंदु है जनसंख्या घनत्व को। तो भारत का जो डेंसिटी है वो ध्यान रखिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूनिट भी ध्यान रखिएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जन घनत्व भारत का अगर पूछ ले, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में ही बात करें तो दिल्ली का जन घनत्व सबसे ज्यादा है और 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये यूनियन टेरिटरी में भी पहला है और राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों में ही पहला है। केवल राज्य पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, भारत के किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार का है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल का मिलेगा। और अगर आपसे पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत, जो अपना दक्षिणी भारत है, वहां किस राज्य का जन घनत्व सबसे ज्यादा है, तो बताना चाहूंगा वहां केरल का जन घनत्व सबसे ज्यादा है। तो भारत का जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है। और वैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों में बात करें तो दिल्ली के अंदर जन घनत्व सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आता है न्यूनतम जन घनत्व किस राज्य का है, तो ध्यान रखिए वो अरुणाचल प्रदेश का है। और कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत आपको पता है गांव का देश है, तो यहाँ कृषि कार्य है वो ज्यादा होते हैं, तो इसलिए 2 प्रकार के जन घनत्व के फॉर्मूले आप जरूर है वो ध्यान रखिएगा। एक है कायिक घनत्व और दूसरा है कृषि घनत्व।
और जो गणितीय जनघनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो पहले ही हम कर चुके हैं फर्स्ट बुक में भी, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। यहां ध्यान रख लीजिएगा, एक है कायिक घनत्व और एक है कृषीय घनत्व, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कायिक घनत्व ज्ञात करने का फार्मूला ऊपर तो वही कुल जनसंख्या ही लिखी गई है, लेकिन नीचे लिखा गया है निवल कृषि क्षेत्र या क्षेत्रफल। निवल यानी नेट, जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है जहां खेती की जाती है उसका क्षेत्रफल लेना है, तो वो किसका घनत्व आ जाता है, कायिक घनत्व। कुल जनसंख्या बटा में निवल कृषि क्षेत्र। और अगर कृषीय घनत्व पूछ ले तो ध्यान रखिए, ऊपर जो कुल जनसंख्या लिखी थी वहां पर कुल कृषि जनसंख्या लिखनी है, यानी टोटल जनसंख्या की बात नहीं करेंगे, हम उस जनसंख्या की बात करेंगे जो खेती करती है। और कुल कृषि जनसंख्या का मतलब है भी कृषक हो गया यानी किसान हो गया, कृषि मजदूर हो गया, उसका परिवार, उनकी पॉपुलेशन यहां पर लेनी होती है। तो कृषि घनत्व में कुल कृषि जनसंख्या लिखनी है भाई, कृषि शब्द लिखना आवश्यक है, बटा में वही सेम निवल कृषि क्षेत्र। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप जरूर थोड़ा सा अभ्यास में ले लीजिएगा। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि पर बात करेंगे। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो ध्यान रखिए फर्स्ट बुक में भी कर चुके हैं, 1.64% है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 के बीच की बात करें तो भारत की कितनी है, 17.64% है। आंकड़े याद रहे तो अच्छी बात है, आंकड़े अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रकार की प्रावस्थाएं हैं, जिसमें भी किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि उन सालों के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिए, एक तो 1901 से 1921 टाइम पीरियड की बात करें तो यहां जनसंख्या वृद्धि है वो रुद्र रही, यानी स्थिर प्रावस्था रही, यानी रुकी हुई सी रही, यूं कह दे भी कोई बहुत ज्यादा चेंज है वो नहीं हुआ 1901 से 1921 की जो अवधि है। और इसी 1901 से 1921 के बीच के अंदर एक प्रश्न और बनता है, 1911 से 1921 के बीच इन 10 सालों के अंदर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही। अब तक के पिछली जितनी गणनाएं हुई उनमें 1911 से 1921 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि है वो ऋणात्मक रही, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगली प्रावस्था आती है 1921 से 1951 की बात करें तो यहां पर जनसंख्या की ये स्थिर वृद्धि का टाइम पीरियड है वो कहलाता है। और उसके बाद 1951 से 1981 की बात करें तो ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि है, बहुत ज्यादा जनसंख्या ग्रोथ है वो 1951 से 1981 के बीच देखने को मिली। तो एक एक नंबर वाले प्रश्नों के लिहाज से थोड़ा सा इन अवस्थाओं को ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब बात आती है भी भारत का ग्रामीण नगरीय जो संगठन है उसकी बात करें। आपको पता है जो गांव में रहते हैं प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो ग्रामीण, और जो गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े होते हैं वो नगरीय संगठन। फर्स्ट बुक में भी आया था। अगर वैश्विक संदर्भ में ग्रामीण नगरीय संगठन पर टिप्पणी आ जाए, चाहे भारत के संदर्भ में आ जाए, तो ये परिभाषा तो आप लिख ही सकते हैं। अब भारत की बात करें, भारत के अंदर कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं तो देखिएगा 68.8% लोग भारत में गांव में रहते हैं, और जबकि 31.2 या 31.16% जो लोग हैं वो शहरों के अंदर रहते हैं। तो ये डाटा भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करूं भी भारत की तो महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर आपको ग्रामीण जनसंख्या है वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर किसान और जो कृषि मजदूर है उनका प्रतिशत अधिक है, यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग रहते हैं इन स्टेट्स के अंदर। और भारत में धीरे धीरे नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता जा रहा है। उसका कारण यही है भी उद्योगों की स्थापना हो रही है, नगरों के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट है वो करती है। तो ये ग्रामीण और नगरीय संगठन की ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद में बात करें भाषाई संगठन पर, आप मॉडल पेपर में भी देखेंगे ये प्रश्न आया है भी भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखिए, 1.5 नंबर का प्रश्न वहां पूछा है। तो आप इसमें एक तो ये लिखेंगे भी ग्रियर्सन ने भारत के अंदर 179 भाषाएं और 544 प्रकार की बोलियों का उल्लेख है वो किया है।
और इन इतनी भाषाओं में से आपको पता है भी भारत के अंदर 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के अंदर है वो संवैधानिक भाषा का दर्जा है वो दिया गया है। और इन 22 भाषाओं में से हिंदी है वो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और उसके अलावा जो संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी है, ये सबसे कम बोली है वो बोली जाती है भारत के अंदर। तो इतनी सी बात भाषाई संगठन की। भाषा परिवार या भाषा वर्गीकरण की बात करें तो ध्यान रखिएगा भाषा को लेकर 4 परिवार फैमिली है वो भारत के अंदर है। तो उन चारों के नाम याद रख लीजिएगा आप। एक है ऑस्ट्रिक या निषाद, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी तिब्बती या किरात भी जिन्हें कहते हैं, और चौथा है भारतीय यूरोपीय यानी आर्य। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये भी 4 भाषा परिवारों के नाम लिखने हैं। इसमें भी आपको बताना चाहूंगा जो ऑस्ट्रिक है वो 1.38% है, द्रविड़ है वो 20%, चीनी तिब्बती है वो 0.85% है, यानी न्यूनतम भाषा है वो चीनी तिब्बती वाली है और सबसे अधिक भारतीय यूरोपीय यानी आर्य भाषा है वो यहां बोली जाती है 73%। तो इन चारों भाषाओं का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा भाषा परिवार में। धार्मिक संगठन की आप इजीली आपको पता है भी भारत है वो भाषा और धर्म को लेकर विविधता है। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। मुख्य धर्मों की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, 2 नंबर पे मुस्लिम है, 3 नंबर पे ईसाई और 4 नंबर पे सिख है। इसके अलावा जैन और पारसी लोग भी भारत के अंदर रहते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू भारत में रहते हैं 79.8, यानी आप कह दीजिए भी लगभग 80% है वो हिंदू है। और हिंदुओं का प्रमुख जो पूजा स्थल है वो मंदिर होता है, मुस्लिमों का प्रमुख जो पूजा स्थल है वो मस्जिद होता है, ईसाइयों का प्रमुख पूजा स्थल है वो चर्च या गिरजाघर होता है, और सिखों के प्रमुख पूजा स्थलों की अगर बात करें तो उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। अगर टिप्पणी आ जाए तो आप लिख दीजिए भी ये 4 धर्म है, सबसे ज्यादा हिंदू है वो रहते हैं, और इनके पूजा स्थलों के नाम लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसको तो मुझे नहीं लगता कोई याद रखने वाली बात भी है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी बोर्ड परीक्षा में आया और रिपीट भी हो सकता है, और वो है भारत में श्रमजीवी संगठन की अगर हम बात करें, श्रमजीवी यानी काम करने वाले लोगों की, तो ध्यान रखिएगा श्रमजीवी जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा उन तीनों के नाम क्या है। एक है मुख्य श्रमिक, एक होता है सीमांत श्रमिक और एक होता है अश्रमिक। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? जो वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करे, कम से कम 183 दिन, अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो जो साल के अंदर 6 महीने काम करे कम से कम, वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। और जो 183 दिन से कम या 6 महीने से कम काम करते हैं उन्हें सीमांत श्रमिक कहा जाता है। अश्रमिक तो वो हो गए जो काम नहीं करते, इसमें बच्चे आ गए और जो बूढ़े हैं जिनको हम कहते हैं ना आश्रित जनसंख्या, ये तो वो आ गई, तो इसलिए यहाँ कोई टाइम पीरियड की बात ही नहीं है। तो आप देखेंगे जो मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक है, इन दोनों को ही कुल श्रमजीवी जनसंख्या कहा जाता है। मुख्य जो 183 दिन कम से कम काम करे, और सीमांत जो 183 दिन से कम काम करते हैं वो सीमांत श्रमिक है। और मुख्य और सीमांत दोनों को ही कुल श्रमजीवी जनसंख्या कहा जाता है। और इन दोनों का जो अनुपात देखने को मिलता है वो 39.8% है। मत याद रखना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुख्य और सीमांत श्रमिक जिनको मैंने कहा कुल श्रमजीवी जनसंख्या कहते हैं, इनमें से 54.6% किसान और कृषि मजदूर है। इनमें भी 54.6% जो लोग हैं वो या तो किसान हैं या खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, यानी कृषि मजदूर है। अब एक चीज और, भारत के अंदर सर्वाधिक जो अंश है श्रमिकों का वह किस सेक्टर के अंदर लगा है? तो इससे आप समझ सकते हो भी कृषि सेक्टर में सबसे ज्यादा जो काम है वो लोग करते हैं। यहां एक परिभाषा और आप याद रखिएगा, वो है श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। तो सुनिएगा, कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को, कुल श्रमिक मतलब मुख्य और सीमांत दोनों की, तो कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को ही श्रम की प्रतिभागिता दर
कहा जाता है। और भारत के अंदर राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे अधिक श्रम प्रतिभागिता दर है वो देखने को मिलती है, और यहां पर भी ज्यादातर लोग किसान हैं। और यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो दादर नगर हवेली और जो दमन दीव है वहां पर भी उच्च श्रम प्रतिभागिता दर देखने को मिलती है। राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है वो दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये तो हो गए आपके जो जनसंख्या वितरण घनत्व और जनसंख्या संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो प्रश्न हैं, उनकी बात की। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर मैंने 3 प्रमुख कार्यक्रम लिखे हैं, उनकी बात करना बहुत जरूरी है। देखिएगा, भारत युवाओं का देश भी है और देश के युवाओं यानी किशोरों के संबंध में समाज के सामने बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे एक तो विवाह है वो कम आयु में कर दिया जाता है, कम साक्षरता की समस्या है यानी निरक्षरता की समस्या देखने को मिलती है, महिला साक्षरता अभी भी भारत की काफ़ी कम है, HIV एड्स के संक्रमण का खतरा रहता है, उच्च मातृ मृत्यु दर है वो काफ़ी प्रॉब्लम वाली है भारत में, शारीरिक अपंगता, मानसिक अपंगता, नशा, अपराध प्रवृत्ति, ये भारत के युवाओं की, किशोरों की काफ़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है और 3 योजनाओं का नाम आपके सिलेबस के अंदर है, तो इसलिए उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप सोचेंगे भी ठीक है सर, ये नाम तो याद हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रश्न किस प्रकार का आएगा? क्या वो सामाजिक अभियान जो जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाला है उसका नाम बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। या ऐसे पूछा जा सकता है कि समाज के अंदर जेंडर भेद को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो साक्षरता की बात भी आ गई और जो लिंगानुपात है उसको बढ़ाने की भी बात इसके अंदर आ गई। दूसरा है राष्ट्रीय युवा नीति। भारत सरकार ने हाल ही में फरवरी 2014 के अंदर नई राष्ट्रीय युवा नीति है वो जारी की गई। अब ध्यान रखिए, एक यहां पर छोटा प्रश्न बनता है भी, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा की परिभाषा क्या दी गई है? तो ध्यान रखिए वो 15 से 29 वर्ष है, 15 से 29 वर्ष। ये बात पर गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने कार्यशील जनसंख्या का अनुपात पढ़ा है, काम करने वाले लोगों का, तो 15 से 59 वर्ष करते हैं। यहां हम युवा की बात कर रहे हैं और वो भी राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा का आयु वर्ग क्या है? 15 से 29 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको उद्देश्य ध्यान रखना है भी, देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि युवा अपने गुणों का बेहतर उपयोग कर सके। तो ये राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और फिर आता है कौशल विकास और उद्यमिता नीति, जो कब जारी की भारत सरकार ने? 2015 में। कौशल विकास और उद्यमिता नीति, इसका उद्देश्य भी आप ध्यान रखिए भी, देश में हो रहे कौशल यानी स्किल से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन सब के लिए एक रूपरेखा और एक मानक है वो डिसाइड करना, प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये 3 नाम ये भी ध्यान में रखिएगा। तो सेकंड बुक के इस फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन में हमने जिन मुद्दों के ऊपर बात की इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड परीक्षा में 100% आपको इन्हीं में से प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे। और इनकी PDF, फर्स्ट बुक की PDF है वो टेलीग्राम पर आ चुकी है और सेकंड बुक वाली बस फाइनल टच है वो दिया जा रहा है। जल्द आपको अपना जो सिद्धिविनायक संग्रिया टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगी। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के रैपिड रिवीजन को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।